नमस्कार। आइए आज की इस खास चर्चा में सीधे गहराई में उतरते हैं। हम डॉक्टर सुभाष सिंह के एक बेहद शानदार एकेडमिक लेक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस इस बात पर होगा कि आखिर होम्योपैथी किसी बीमारी के होने की वजह यानी उसके कॉज को किस नज़रिए से देखती है। यकीन मानिए, ये जानकारी स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में हमारी सोच को एक बिल्कुल नया आयाम देने वाली है। अब इस डायनामिक मेडिकल फिलॉसफी को सच में समझने के लिए हमें थोड़ा अनलर्न करना होगा। जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हें दिमाग से निकालकर एक नया फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। तो इस सफर में हम मुख्य रूप से कारण और प्रभाव, मटीरियल कॉजेस का अस्वीकार और बीमारी को पैदा करने और बनाए रखने वाले अलग-अलग कारणों पर एक नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं एक बेसिक प्रिंसिपल से। आमतौर पर हम सब ने भौतिकी यानी फिजिक्स में पढ़ा है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये मानना बड़ा स्वाभाविक भी लगता है ना? लेकिन बात जब ह्यूमन बायोलॉजी की आती है तो सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। मुख्य बात यह है कि मेडिसिन की दुनिया में किसी कॉज का असर हमेशा फिजिक्स की तरह बिल्कुल प्रिडिक्टेबल नहीं होता। इंसान का शरीर कोई मशीन तो है नहीं। ये रिश्ता लीनियर या नॉन लीनियर कुछ भी हो सकता है और इसका असर अलग अलग लोगों में काफी हद तक बदल सकता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन ने अपने दौर में एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने उस वक्त की जो प्रिवेलिंग मेडिकल थ्योरीज थी ना, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आइए समझते हैं कैसे। उस समय के परंपरागत चिकित्सा पद्धति एक ऐसी सोच पर चलती थी कि शरीर के अंदर जरूर कोई ठोस जहरीला पदार्थ मौजूद है जो बीमारी का असली कारण है, बिल्कुल एक काल्पनिक जहर जैसा। इसे प्रीमा कॉजा मॉर्बी यानी डिजीज कॉजिंग मैटर कहा जाता था और आम धारणा यह थी कि बस किसी तरह सर्जरी या केमिकल्स का इस्तेमाल करके इस जहर को शरीर से बाहर निकाल फेंकना जरूरी है। इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक हाथ ने फुटबॉल को धक्का दिया। ये धक्का इनिशियल कॉज था। नतीजा क्या हुआ? फुटबॉल लुढ़कने लगी। अब ध्यान दीजिए, भले ही धक्का देने वाला वो हाथ वहां से हट चुका है, लेकिन फुटबॉल का लुढ़कना लगातार जारी है। डॉक्टर हैनेमैन का ये मानना था कि एक बार बीमारी शुरू हो गई तो उसके बाद उस शुरुआती फिजिकल कॉज को हवा में खोजना कंप्लीटली इलॉजिकल है, क्योंकि वो कारण तो अब जा चुका है। इसीलिए किसी पुराने और अब अदृश्य हो चुके मटेरियल कॉज को ढूंढने के बजाय, जिसे टोले कॉसम यानी कॉज हटाना कहते थे, होम्योपैथिक फिलॉसफी एक अलग रास्ता चुनती है। ये इस बात पर जोर देती है कि उन डायनेमिक और बिल्कुल सामने दिखने वाले लक्षणों यानी इफेक्ट्स का इलाज किया जाना चाहिए। जब इफेक्ट्स ठीक होंगे तो बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो अब सवाल आता है कि अचानक से होने वाली बीमारियों की वजह क्या होती है। होम्योपैथी इसके लिए एक खास कैटेगरी की बात करती है जिसे एक्साइटिंग कॉज या उत्तेजक कारण कहा जाता है। ये बिल्कुल एक चिंगारी जैसा काम करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये जानने वाली है कि एक एक्साइटिंग कॉज कभी भी किसी बीमारी को बिल्कुल शून्य से यानी स्क्रैच से पैदा नहीं करता। उसके बजाय ये शरीर में पहले से मौजूद किसी सोई हुई कमजोरी को अचानक जगा देता है। एक ऐसी चिंगारी जो एक शांत और लेटेंट कंडीशन को तुरंत एक एक्यूट बीमारी में तब्दील कर देती। ऐसे कारण रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे आसपास ही होते हैं, जैसे अचानक मौसम का बदलना, बहुत ज्यादा मीठा खा लेना, कोई गहरा मानसिक झटका या फिर ठंडी हवा लग जाना। एक प्रैक्टिशनर के लिए इन प्रोबेबल कॉजेस का पता लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें एकदम सही और असरदार रेमेडी चुनने में सबसे बड़ी मदद करती हैं। लेकिन क्या हो अगर बीमारी ठीक ही ना हो रही हो? यहां आती है एक और कैटेगरी, बनाए रखने वाले कारण। ये दरअसल इलाज के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। ये हमारे आसपास का माहौल या हमारी खुद की वो आदतें हैं जो किसी भी इलनेस को लगातार खींचती रहती हैं। इन दो उदाहरणों पर गौर कीजिए। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो लगातार कई घंटों तक कंप्यूटर पर झुककर काम कर रहा है, या फिर एक गैस्ट्रिक मरीज जो जानता है कि उसे दिक्कत है पर फिर भी रोज बहुत तीखा और मसालेदार खाना खा रहा है। होम्योपैथी मानती है कि जब तक इन पूरी तरह से रोके जा सकने वाले नॉक्शियस इन्फ्लुएंसेस को हटाया नहीं जाता, तब तक परमानेंट क्योर लगभग असंभव है। दवाइयां टेम्परेरी आराम जरूर दे सकती हैं, पर जब तक आदत नहीं बदलेगी, बीमारी वहीं रहेगी। ये सब ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर हैनेमैन के सामने एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया। बीमारियां आखिर बार बार लौट कर क्यों आती हैं? उन्होंने नोटिस किया कि मरीज 12-12 सालों तक एक ही तरह की शिकायतों के साथ उनके पास वापस आ रहे थे, और इस एक आश्चर्यजनक ऑब्जर्वेशन ने उन्हें क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू की तरफ ढकेल दिया। और उस गहन ऑब्जर्वेशन से जन्म हुआ एक ऐसे कॉन्सेप्ट का जो होम्योपैथी के डायग्नोसिस के बिल्कुल कोर फाउंडेशन है।
इसे कहते हैं मियाज़म्स, यानी पुरानी बीमारियों का मूल कारण। मियाज़म्स को ऐसी डायनामिक मॉर्बिडिक फोर्सेस के रूप में देखा गया है जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल अंदर से प्रदूषित कर देते हैं। ये बहुत गहरे होते हैं, अक्सर हमें विरासत में मिलते हैं और एक ससेप्टिबिलिटी या कमजोरी के रूप में अंदर बैठे रहते हैं। होम्योपैथी की नज़र में यही वो फंडामेंटल कॉज है जो इंसान की अनहेल्दी टेंडेंसीज और लंबी बीमारियों का असली जिम्मेदार होता है। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। इस थियरी के अनुसार सोरा नाम का मियाज़म, जो कि एक नॉन वेनेरल मियाज़म है, अकेला लगभग 87% यानी 7/8 बीमारियों की वजह माना गया है। बाकी का छोटा सा हिस्सा सिफिलिस और साइकोसिस जैसे मियाज़म से आता है। यहाँ माइक्रोब्स और शरीर की बनावट का रिश्ता समझना जरूरी है। हालांकि ट्यूबरकुलोबैसिलाई जैसे माइक्रोब्स सच में होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर होम्योपैथिक थ्योरी ये डंके की चोट कर कहती है कि बिना किसी सेकेंडरी कॉज के, यानी जब तक किसी इंसान का बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन अंदर से कमजोर और ससेप्टेबल ना हो, ये माइक्रोब्स अकेले कोई बीमारी पैदा नहीं कर सकते। जमीन पहले से तैयार होनी चाहिए, तभी बीज उगेगा। आखिर में चलिए एक ऐसी कैटेगरी को एक्सप्लोर करते हैं जो इन एक्सटर्नल वेरिएबल्स और फैक्टर्स को जोड़कर मरीज की कंडीशन की एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर तैयार करती है। इसे एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस या सहायक परिस्थितियां कहते हैं। ये फैक्टर्स, चाहे वो किसी का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन हो, उम्र हो, ऑक्यूपेशन हो या फिर घरेलू रिश्ते, ये खुद डायरेक्टली किसी बीमारी को पैदा नहीं करते, लेकिन इनका असर इतना गहरा होता है कि ये बीमारी के लक्षणों के दिखने के तरीके को पूरी तरह से शेप करते हैं। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। लक्षण बिल्कुल सेम है, बेड वेटिंग यानी बिस्तर गीला करना। अगर 1-2 महीने का इन्फेंट ये करता है तो ये नेचुरल है, इसमें कुछ अजीब नहीं। पर अगर यही चीज कोई 20 साल का अडल्ट करे तो इसका मेडिकल सिग्निफिकेंस पूरी तरह से सीरियस हो जाता है। देखा आपने, एक छोटा सा एक्सेसरी सर्कमस्टेंस जैसे कि उम्र पूरे परिदृश्य का मतलब ही बदल कर रख देता है। तो कॉजेज और इफेक्ट्स के इस पूरे कॉम्प्लेक्स जाल को समझने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर शरीर के लक्षण उस लुढ़कती हुई फुटबॉल की तरह हैं, तो क्या मॉडर्न मेडिसिन अपना ज्यादा वक्त उस हाथ को ढूंढने में बिता रही है जिसने धक्का दिया था? ये जानकारी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर स्वास्थ्य क्या है। क्या ये सिर्फ उस शुरुआती चिंगारी के बारे में है या उस माहौल और जिस्म के बारे में जहां वो चिंगारी गिरती है? इस सोचनीय प्रश्न के साथ आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।